बट्रैकोस्पर्मम जो है रेड एल्गा है। और सबसे खास बात यह है इस रेड एल्गे में कि अधिकतर जो रेड एल्गी के मेंबर्स हैं वो मरीन वाटर होते हैं। अधिकतर रेड एल्गी मरीन वाटर में पाई जाती है, और ये जो बट्रैकोस्पर्मम है ये फ्रेश वाटर रेड एल्गा है, मीठे पानी में पाया जाता है। और जनरली ये पॉन्ड, लेक, स्ट्रीम्स, मतलब जो छोटे झरने होते हैं, छोटी छोटी जो नदियां होती हैं, उसमें भी उसके बॉटम में पाया जाता है। और इसका जो कॉमन नेम है फ्रॉग स्पॉन होता है। फ्रॉग स्पॉन का मतलब होता है कि आप लोगों ने जूलॉजी में भी पढ़ा होगा कि जब फ्रॉग्स एग लेइंग करते हैं तो एक मास में उनका एग होता है, और वो सारे एग्स जो है एक म्यूसिलेजिनस मास से अटैच रहते हैं, तो उसको बोलते हैं स्पॉन ऑफ द फ्रॉग। इसी तरह ये देखने में जो है जो बट्रैकोस्पर्मम एल्गा है, इसको आप देखेंगे तो ऐसे फ्रॉग स्पॉन की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसको फ्रॉग स्पॉन एल्गा भी कहते हैं। क्लासिफिकेशन अगर देखें तो जैसा मैंने पहले कहा कि रेड एल्गी है, इसको रोडोफाइसी क्लास में रखा गया है। इसका ऑर्डर निमेलियोनेल्स है, फैमिली बट्रैकोस्पर्मेसी और जीनस बट्रैकोस्पर्मा। थैलस स्ट्रक्चर की हम बात करें कि इसका थैलस दिखता कैसा है, तो जो बट्रैकोस्पर्मम का थैलस है ये भी मल्टी सेलुलर है और मैक्रोस्कोपिक है, यानी कि आप इसको नेकेड आई से इसके थैलस को देख सकते हैं। फिलामेंटस ब्रांच्ड एल्गा है। इसका जो कलर होता है, चूंकि रेड एल्गी है तो आपको रेड नहीं दिखाई देगा। ये रेड एल्गी में रेड कलर आपको तब दिखाई देता है जो रेड एल्गा जितने पानी की गहराई में उगता है समुद्र में, जैसे मरीन एल्गा है तो ये काफी गहराई में उगते ग्रो करते हैं, तो जो जितना डीप गहराई में ग्रो करता है उसका रेड उतना रेड होता है, कलर उतना थैलस का रेड होता है। जो जितना सरफेस पर उगता है उसका कलर उतना ग्रीन होता चला जाता है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल ए की मात्रा बढ़ती चली जाती है, और क्लोरोफिल ए ब्लूइश ग्रीन कलर का पिगमेंट है। तो जो रेड कलर होता है रेड एल्गी का, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट कॉल्ड फाइकोएरिथ्रीन। मैंने आप लोगों को जब पिगमेंटेशन इन एल्गी पढ़ाया था तब भी मैंने ये बताया था कि जो फाइकोबिलिन्स पिगमेंट्स होते हैं ये प्रोटीन के बने हुए पिगमेंट होते हैं, और दो तरीके के होते हैं, फाइकोसाइनिन एंड फाइकोएरिथ्रीन। और ये दोनों पिगमेंट एल्गी में केवल ब्लू ग्रीन एल्गी और रेड एल्गी में ही पाए जाते हैं, और किसी ग्रुप के एल्गी में नहीं पाए जाते। फाइकोसाइनिन ब्लूइश कलर का होता है, फाइकोएरिथ्रीन रेड कलर का होता है। ठीक है, जो रेड एल्गी में फाइकोसाइनिन और फाइकोएरिथ्रीन दोनों पाए जाते हैं। रेड एल्गी में जो पाया जाता है उसको आर फाइकोसाइनिन और आर फाइकोएरिथ्रिन के नाम से जानते हैं, और जो साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाता है उसको सी फाइकोसाइनिन और सी फाइकोएरिथ्रिन के नाम से जानते हैं। तो कुल मिलाकर की जो रेड एल्गी है उसमें जो रेड कलर होता है दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फाइकोएरिथ्रिन पिगमेंट। ठीक, तो ये जो बट्रैकोस्पर्मम है ये आपको रेड नहीं दिखता है, बल्कि ये आपको पर्पल कलर का दिखेगा, ब्लूइश ग्रीन कलर का दिखेगा, या ओलिव ग्रीन कलर का दिखाई देगा। ओलिव मतलब जैतून का जो कलर होता है उस तरीके का आपको दिखाई देगा। तो इन थैलस में जो ग्रीन कलर आ रहा है वो इसलिए आ रहा है कि इसमें फाइकोएरिथ्रिन पिगमेंट की मात्रा कम होती है और क्लोरोफिल ए की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए ये रेड कम दिखता है, ग्रीन ज्यादा दिखता है। जो डोमिनेंट प्लांट बॉडी है, यानी जो थैलस आपको दिखता है वो गैमेटोफिटिक थैलस होता है, वो ब्रांच हो सकता है, और इसकी जो जनरली लेंथ होती है वो अप टू 20 सेंटीमीटर लेंथ में ये जा सकता है। इसका जो थैलस होता है इसमें एक प्रोस्टेट सिस्टम होता है जो कि राइजॉइड से, प्रोस्टेट मतलब जो जमीन के समानांतर चलता है उसको प्रोस्टेट सिस्टम कहते हैं, और उस प्रोस्टेट सिस्टम, ये जो प्रोस्टेट सिस्टम है ये राइजॉइड्स के द्वारा सबस्ट्रेटम से अटैच रहता है। इसी के साथ ये हाईली ब्रांच इरेक्ट सिस्टम भी निकलता है। जो इरेक्ट सिस्टम या प्रोस्टेट सिस्टम होता है उसमें एक मेन फिलामेंट होती है, मेन फिलामेंट होती है, और उस मेन फिलामेंट से ही जो है ब्रांचेस निकलती हैं। जो मेन फिलामेंट है, ये जो मेन फिलामेंट है इसमें एक सिंगल बड़ी सी फिलामेंट होती है, और ये नोड्स एंड इंटरनोड्स में डिफरेंशिएटेड। नोड्स एंड इंटरनोड्स हम इस सेंस में कहेंगे कि इसकी जो सेल्स होती हैं जो मेन फिलामेंट की, वो आप अगर थैलस देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये देखिए इसका स्ट्रक्चर, ये एक मेन फिलामेंट है। इस मेन फिलामेंट से ये देखिए इसमें से जो है शॉर्ट ब्रांचेस निकल रही हैं। जो ये सेल्स होती हैं ये इलोंगेटेड सेल्स हैं और एक दूसरे के साथ सेप्टा के द्वारा पृथक रहती हैं। ठीक है, और ध्यान से देखेंगे कि जहां पर ये सेप्टा होते हैं वहीं से ये ब्रांचिंग निकलती है। जैसे कि बाकी ब्रांच एल्गी में हमने पढ़ा,
इसमें से भी जो ब्रांचिंग होती है वो दो तरह की ब्रांचिंग होती है, ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ और ब्रांचिंग ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। दो तरह की इसमें ब्रांचिंग है, लिमिटेड ग्रोथ एंड अनलिमिटेड ग्रोथ। जो ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ है ये मेन ब्रांच की तरह होते हैं। जैसे कि आप ये वाला इमेज देखिए, दूसरा वाला, ये एग्जैक्ट कलर ऑफ द बट्रैकोस्पर्मम, आप देखेंगे ये ओलिव ग्रीन कलर का थैलस इसका दिखाई दे रहा है। ये मेन एक्सिस है, उस मेन एक्सिस से दो तरह की ब्रांचेस निकल, ये जो ब्रांचिंग है जो ऊपर की तरफ जा रही है दैट इज ब्रांच ऑफ द अनलिमिटेड ग्रोथ, और देखने में मॉर्फोलॉजिकली इट इज सिमिलर टू द मेन ब्रांच। लेकिन इसके साथ ही आप देखेंगे छोटे छोटे सुई की तरह या छोटे छोटे धागे के गुच्छे की तरह भी और ब्रांचेस निकल रही हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ या लैटरल्स, इसको भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है ना, ये लैटरल्स या ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ कहते हैं। देखिए यहाँ डायग्राम में भी दिखाया गया है। तो कोई भी ब्रांच हो, चाहे वो ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ या अनलिमिटेड ग्रोथ की, ये सारी की सारी ब्रांचेज जो होती है वो नोडल रीजन से निकलती है, जहां पर सेप्टा होते हैं। जनरली सेप्टा के ठीक नीचे से ये सारी सेल्स जो है निकलती है। एक नोड पर यानी एक जगह पर एक जहां पर ये सेप्टा होता है सेल का, मेन फिलामेंट का जो एक्सिस है उसकी जो सेप्टा, उसमें जो सेप्टम होता है, वहां से जो ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ होती हैं वो निकलती हैं गुच्छे में, और इस तरह से गुच्छे में निकलती हैं कि ये जो है एक कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसको कि ग्लोमेरुल बोलते हैं। यानी कि वो पूरा गुच्छा, मतलब जो नोडल रीजन है उस नोडल रीजन से जितने भी ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ के जो है स्ट्रक्चर्स निकलते हैं वो सब मिल करके एक समूह बनाते हैं, और उस समूह को ग्लोमेरुल कहते हैं। आप में से कोई बता सकते हैं ग्लोमेरुल टर्म जो है और कहां पर यूज हो सकता है लाइफ साइंसेस में? ग्लोमेरुल वर्ड जो है, जब आप लोगों ने किडनी का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़ा होगा तो उसमें किडनी ट्यूब्यूल्स होते हैं, उस किडनी ट्यूब्यूल्स में भी जो है ग्लोमेरुल का निर्माण होता है, वहां भी एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो दो तरह की ब्रांचेस हैं इसमें बट्रैकोस्पर्मम में, अनलिमिटेड ग्रोथ एंड लिमिटेड ग्रोथ। जो लिमिटेड ग्रोथ की ब्रांचेस होती हैं वो नोडल रीजन को चारों ओर से घेर लेती हैं, आच्छादित कर लेती हैं, और जो स्ट्रक्चर बनाती है उसको ग्लोमेरुल कहते हैं। तो जब आप थैलस को विदाउट हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप नेकेड आई से देखते हैं तो वो बीड ऑन स्ट्रिंग्स की तरह दिखाई देता है। बीड ऑन स्ट्रिंग्स का मतलब ये होता है कि जैसे मोतियों की माला होती है उस तरीके से आपको ये दिखाई देती है। देखिए ये जैसे एक स्ट्रक्चर आपको कैसा दिख रहा है, जैसे मोतियों की माला है और धागे में पिरोई हुई है, इस तरीके का जो है स्ट्रक्चर आपको इसमें दिखाई देगा बट्रैकोस्पर्मम में। ठीक है, इसके अलावा बट्रैकोस्पर्मम में एक चीज और होती है कि बट्रैकोस्पर्मम में जो थैलस होता है वो कॉर्टिकेशन भी शो करता है। कॉर्टिकेशन मतलब एक कॉम्प्लेक्स कॉर्टेक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। इसमें होता क्या है कि जो सेंट्रल एक्सिस की सेल्स होती है, इसके नीचे वाली बेसल सेल्स से जो है और छोटे 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 फिलामेंट नीचे की तरफ ग्रो करते हैं, और वो ग्रो करके जो नोडल रीजन है, जो अपर नोडल रीजन है, उसको चारों ओर से घेर लेते हैं, और ये घेर करके एक कॉम्प्लेक्स कॉर्टेक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये भी बट्रैकोस्पर्मम में पाया जाता है। तो कुल मिलाकर इसका जो थैलस होता है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी बीड ऑन स्ट्रिंग की तरह दिखाई देता है, या इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग मोनिलीफॉर्म अरेंजमेंट भी कहते हैं। यहाँ पर हमने कहीं यूज किया होगा मोनिलीफॉर्म ये अरेंजमेंट, ये देखिए यहाँ पर, दिस इज द मोनिलीफॉर्म अरेंजमेंट, मींस अरेंज लाइक बीड्स ऑफ चेन, मतलब जैसे मोतियों की माला होती है उस तरीके से इसका अरेंजमेंट इसके थैलस का दिखाई देता है। फिर आते हैं हम लोग रिप्रोडक्शन में। बट्रैकोस्पर्मम में जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। मेन जो रिप्रोडक्शन का मेथड है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और ये एडवांस oogamous टाइप का होता है। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को हम लोग स्पर्मेटेंजियम के नाम से जानते हैं, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसको कार्पोगोनियम के नाम से जानते हैं। थैलस डायोसियस भी हो सकता है, मोनोसियस भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि स्पीसीज कौन सी है। अगर हम स्पर्मेटेंजियम की बात करें या कोई भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हमेशा जो है ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ के ऊपर ही ग्रो करते हैं। हमेशा किसके ऊपर ग्रो करेंगे? जो ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ है, जो लैटरल्स हैं, उन्हीं के ऊपर, प्राइमरी लैटरल्स जिनको हम लोग बोलते हैं, उन्हीं के ऊपर ये ग्रो करते हैं। और जो स्पर्मेटेंजियम है ये हमेशा क्लस्टर्स में जो है ग्रो करती है। देखिए जो फिगर F है यहाँ पर ये स्पर्मेटेंजियम है,
और ये स्पर्मेटेंजियम क्लस्टर में यानी गुच्छे में जो है ग्रो करते हैं। एक स्पर्मेटेंजियम के अंदर एक ही मेल गैमीट या एक ही स्पर्मेशियम होता है। स्पर्मेटेंजियम यानी वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर स्पर्मेशियम ग्रो करता है, और स्पर्मेशियम इज द मेल गैमीट ऑफ रेड एल्गा। प्रत्येक स्पर्मेशियम की बात करें तो वो एक नॉन मोटाइल कलरलेस स्ट्रक्चर होता है जो कि स्फेरिकल इन शेप होता है, गोलाकार होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये स्फेरिकल यूनिन्यूक्लिएट कलरलेस स्ट्रक्चर है स्पर्मेशियम। और ये स्पर्मेशियम जो है जब मैच्योर होता है तो इसकी जो स्पर्मेटेंजियम की वॉल होती है वो जिलेटिनाइज्ड हो जाती है और ये रिलीज हो जाता है पानी, और रिलीज होकर के फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कार्पोगोनियम की तरफ मूव करता है। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसा कि हमने आप लोगों को पॉलीसाइफोनिया में बताया है, रेड एल्गी में फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को कार्पोगोनियम हम लोग कहते हैं। जो कार्पोगोनियम होता है इसके ये हमेशा जो है कार्पोगोनियल शॉर्ट कार्पोगोनियल ब्रांच के ऊपर ग्रो करता है। और ये कार्पोगोनियल ब्रांच कुछ नहीं है, ये जो प्राइमरी लैटरल है या जो ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ की जो ब्रांचिंग है उसी ब्रांच से ये डेवलप करता है। और ये 3 to 5 सेल स्ट्रक्चर होता है कार्पोगोनियल ब्रांच। इसी कार्पोगोनियल ब्रांच में क्या होता है कि जो टर्मिनल सेल होती है वहीं पर एक कार्पोगोनियम का निर्माण होता है। इस कार्पोगोनियम में एक लॉन्ग नेक लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको कि ट्राइकोगाइन बोलते हैं, और जो बेसल पार्ट होता है वो स्वॉलन होता है, फूला हुआ होता है, और उसी बेसल पार्ट में इसका एग सेल होता है। फर्टिलाइजेशन के दौरान जब स्पर्मेशियम किसी कार्पोगोनियम के कांटेक्ट में आता है तो ये जनरली जो ट्राइकोगाइन नेक वाला पार्ट निकला हुआ वहीं पर जाकर के एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आते हैं, और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां पर सेल वॉल डिसॉल्व हो जाती है और स्पर्मेशियम का जो न्यूक्लियस है ये माइग्रेट करके कार्पोगोनियम के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो जाता है, और इस तरीके से डिप्लॉयड जाइगोट बन जाता है और फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होने के बाद जो जाइगोट बना वो डिप्लॉयड हो जाता है, और डिप्लॉयड जाइगोट सबसे पहले मियोसिस डिवीजन करता है यानी अर्धसूत्री विभाजन करता है, और एक मियोसिस के फलस्वरूप 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनते हैं, यानी एक जाइगोट 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई में डिवाइडेड हो जाता है। और फिर कई बार माइटोसिस होती है, तो जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि जो कार्पोगोनियम है उसके बेस में जहां पर एग सेल था वहां पर ढेर सारे न्यूक्लियाई जो कि हैप्लॉइड होते हैं, हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बन जाते हैं। इसी दौरान क्या होता है कि कार्पोगोनियम के बेसल पार्ट से बहुत सारे छोटे छोटे फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर निकलने लगते हैं। ठीक है, बहुत से छोटे छोटे फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर निकलने लगते हैं जिसको कि हम लोग गोनिमोब्लास्ट इनिशियल्स बोलते हैं। अब ये स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पर जो इमेज ए है ये कार्पोगोनियम है। कार्पोगोनियम में फर्टिलाइजेशन हो गया, माइटोसिस हुई, मियोसिस हुई पहले, मियोसिस के बाद माइटोसिस के कई बार माइटोसिस होती है जिससे कि ढेर सारे न्यूक्लियाई बन जाते हैं, और इसी कार्पोगोनियम के बेसल पार्ट से ढेर सारे छोटे छोटे फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं, और इसी फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर या जो आउटग्रोथ बन रहा है इसमें इन सभी में एक एक न्यूक्लियस चला जाता है। अब कार्पोगोनियम में कोई न्यूक्लियस नहीं बचता है, सारे जो न्यूक्लियाई हैं उसके ये जो नीचे कार्पोगोनियम के नीचे से जो फिलामेंट निकल रहे हैं उनमें वो सारे के सारे न्यूक्लियाई चले जाते हैं। अब ये जो फिलामेंट्स हैं बड़े होने लगते हैं, साइज में ग्रो करने लगते हैं डिवीजन के द्वारा। इन फिलामेंट्स को गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट्स कहते हैं। ठीक है, और जो गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट है, यहाँ पर आप ये देखें, ये इमेज दिखा रहा है, इमेज ए, ये है गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट, और जो सेंटर में जो सेल है ये कार्पोगोनियम है, इसी के बेसल पार्ट से निकलने लगते हैं। जो गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट की अपर मोस्ट सेल होती है वो एक स्पोरेंजियम में कन्वर्ट हो जाती है जिसको कि बोलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कार्पोस्पोरेंजियम। ठीक, कार्पोस्पोरेंजियम के अंदर एक स्पोर का निर्माण होता है जिसको कि कार्पोस्पोर्स कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर इमेज नंबर बी, ये गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट है, इसका जो एपिकल सेल होता है वो कार्पोस्पोरेंजियम में कन्वर्ट हो जाता है और उसके अंदर एक स्पोर का निर्माण होता है जिसको हम लोग कार्पोस्पोर कहते हैं। एक कार्पोस्पोरेंजियम में केवल एक स्पोर का निर्माण होता है। ठीक, इसी के दौरान ये देखा गया है कि जब ये डेवलपमेंट चल रहा है, यानी कि फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना, जाइगोट से मियोसिस हुई, मियोसिस के बाद ढेर सारी माइटोसिस हुई, गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट्स निकल रहे हैं एक ही से कार्पोगोनियम से।
तो आसपास कार्पोगोनियम के आसपास जो गैमेटोफाइट में जो भी स्टेराइल सेल्स हैं, जो भी सेल्स प्रेजेंट है, वो सेल्स क्या करती हैं कि चूंकि ये एक रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ढेर सारे स्टेराइल फिलामेंट्स ग्रो करने लगते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये इमेज आप लोग देख सकते हैं। इस इमेज में आप ये देखिए, ये जो डेंस स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ना, ये यहाँ पर फिलामेंट में डार्क कलर का स्ट्रक्चर, ये जो डार्क कलर का स्ट्रक्चर है ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप होता है। और होता क्या है कि जो गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट्स हैं ये चारों ओर से गैमेटोफिटिक टिश्यू के स्टेराइल फिलामेंट से घिर जाते हैं और ये चारों ओर से कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बन जाता है, कवर्ड स्ट्रक्चर बन जाता है। इस कवर्ड स्ट्रक्चर को सिस्टोकार्प कहते हैं। यानी सिस्टोकार्प में गैमेटोफिटिक टिश्यू भी होता है और कार्पोस गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट्स और कार्पोस्पोरेंजियम, कार्पोस्पोर्स, ये सारा का सारा स्ट्रक्चर मिलके सिस्टोकार्प बनाता है। और जो सिस्टोकार्प होता है यही बेसिकली कार्पोस्पोरोफाइट प्लस गैमेटोफाइट होता है। अब कार्पोस्पोरोफाइट में जनरली वो स्ट्रक्चर हम लोग इंक्लूड करते हैं जो कि जाइगोट फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट से डेवलप होते हैं। तो जाइगोट से डेवलप होने वाले स्ट्रक्चर जो होते हैं केवल गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट्स, उनका कार्पोस्पोरेंजियम और कार्पोस्पोर, ये तीनों स्ट्रक्चर कार्पोस्पोरोफाइट कहलाते हैं। और जब कार्पोस्पोरोफाइट आसपास वेजिटेटिव या गैमेटोफिटिक टिश्यू से घिर जाता है और एक स्पेशल प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेता है तो उसको हम लोग सिस्टोकार्प कहते हैं। तो सिस्टोकार्प में कार्पोस्पोरोफाइट प्लस गैमेटोफाइट दोनों टिश्यू होते हैं, जबकि कार्पोस्पोरोफाइट में केवल वही टिश्यू होते हैं जो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट से डेवलप होते हैं। अब ये जो कार्पोस्पोर्स हैं ये लिबरेट होते हैं, ये भी राउंड नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं और ये जर्मिनेट करते हैं और जर्मिनेट करके हेट्रोट्राइकस प्रोटोनीमा लाइक फिलामेंट बनाते हैं। हेट्रोट्राइकस मतलब द फिलामेंट्स व्हिच आर ब्रांच्ड, और ब्रांचिंग इज ऑफ टू टाइप, वन इज प्रोस्टेट जो कि जमीन के ऊपर रेंगता है और वन इज इरेक्ट ब्रांचिंग। ऐसी ब्रांचिंग को हम लोग हेट्रोट्राइकस ब्रांचिंग कहते हैं, ऐसे फिलामेंट को हम लोग हेट्रोट्राइकस ब्रांच फिलामेंट कहते हैं। तो जो कार्पोस्पोर्स होते हैं ये जर्मिनेट करके हेट्रोट्राइकस फिलामेंट्स बनाते हैं और ये फिलामेंट देखने में एक और दूसरी एल्गी की तरह दिखाई देते हैं, एक और दूसरे एल्गा की तरह दिखाई देते हैं जिसको कैट्रेंसिया बोलते हैं। कैट्रेंसिया एक एल्गी का नाम है। देखने में जो कार्पोस्पोर से डेवलप होने वाले जो फिलामेंट्स हैं ये कैट्रेंसिया एल्गी की तरह दिखाई देते हैं, इसलिए इसको कैट्रेंसिया स्टेज भी बोलते हैं। तो कैट्रेंसिया स्टेज जो है ये बट्रैकोस्पर्मम का जुवेनाइल स्टेज है। जुवेनाइल स्टेज मतलब शैशवा अवस्था, शिशु अवस्था। और ये जो कैट्रेंसिया स्टेज है बट्रैकोस्पर्मम का, ये आगे चल के एडल्ट गैमेटोफाइट में या एडल्ट बट्रैकोस्पर्मम फिलामेंट में डेवलप हो जाता है। लेकिन कई बार ये देखा गया कि ये जो कैट्रेंसिया स्टेज है इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक, अब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये केवल कैट्रेंसिया स्टेज के दौरान पाया जाता है और इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान मोनोस्पोरेंजियम का निर्माण होता है। यानी कि वो स्पोरेंजियम जिसमें कि केवल एक ही स्पोर का निर्माण हो उसको बोलते हैं मोनोस्पोरेंजियम। और ये जो मोनोस्पोरेंजियम होते हैं इसका निर्माण एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए होता है और हर एक जो मोनोस्पोरेंजियम के अंदर बनने वाला मोनोस्पोर है ये जर्मिनेट करके फिर से एक नया कैट्रेंसिया स्टेज डेवलप करता है। यानी कैट्रेंसिया स्टेज से एक नया कैट्रेंसिया स्टेज बन जाता है, किसके द्वारा? मोनोस्पोरेंजियम के द्वारा। और फाइनली हर एक कैट्रेंसिया स्टेज फाइनली जो है एडल्ट बट्रैकोस्पर्मम में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से बट्रैकोस्पर्मम की लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है, जिसमें कि जो गैमेटोफाइट है, एडल्ट गैमेटोफाइट है, ये केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। जो कैट्रेंसिया स्टेज है इसमें मोनोस्पोरेंजियम फॉर्मेशन के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का निर्माण होता है। अगर हम लाइफ साइकिल देखें तो बट्रैकोस्पर्मम रेड एल्गा है, इसमें ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल होती है और हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल है जिसमें हैप्लॉइड फेज दो बार आती है, एक बार तो गैमेटोफिटिक स्टेज और दूसरा कार्पोस्पोरोफिटिक फेज। ये दोनों फेज हैप्लॉइड फेज होते हैं और जो डिप्लॉइड फेज होता है वो वेरी शॉर्ट होता है, वो केवल जाइगोट के द्वारा रिप्रेजेंट होता है और जाइगोट वो भी जैसे ही जाइगोट बनता है वैसे तुरंत मियोसिस होती है, फिर से वो हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो डिप्लॉइड फेज बहुत शॉर्ट है, केवल जाइगोट के द्वारा रिप्रेजेंट होती है, जबकि जो हैप्लॉइड फेज होती है ये दो बार रिप्रेजेंट होती है और एक बार में गैमेटोफिटिक स्टेज और दूसरा जो है कार्पोस्पोरोफिटिक फेज। इस तरीके से बट्रैकोस्पर्मम की लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है।